हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हमें पिछली कहानी की कुछ बातें बताई जाती है जिसमें दो बातें नहीं पता चलती है। पहली है कि इंसानों की भाषा कॉमन सीखने के लिए आपको इंसानों के मंदिरों में जाकर प्रार्थना करनी पड़ती है, जिससे कि आप बड़ी आसानी से ये भाषा सीख सकते हैं। और दूसरी ये कि किसी वजह से दानव और इंसानों के बीच जंग छिड़ी हुई है, जिससे कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ज़ेंजुआ शहर पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका होता है, तो बचे हुए एडवेंचर्स को लेकर नवाब साहब नजदीकी शहर की तरफ चल देते हैं। रिसेप्शनिस्ट कहते हैं कि ज़ेंजुआ शहर तबाह हो गया, जिस पर भ्रमणकर्ता कहता है कि हाँ, कहा जाता है कि कुछ राक्षसों ने आकर वहाँ पर तबाही मचा दी, लेकिन 2 लड़कियाँ जो कि 1000 रैंक से ऊपर की है। नवाब साहब सोचते हैं कि हमने टोमोई की ताकत की मदद से वहाँ के लोगों की याददाश्त को मिटा दिया था, सिवाय टोआ और रेनॉन को छोड़कर। और वो नवाब साहब को देखकर मुस्कुराती है, जो देखकर मियो बहुत ज्यादा खार खाने लगती है उन पर। नवाब साहब रिसेप्शनिस्ट से कहते हैं कि हमारा वहाँ पर रजिस्ट्रेशन पहले ही हो गया था, जिस पर वो कहती है कि ऐसी बात है, लेकिन हम तक जानकारी पहुँची ही नहीं, उससे पहले ही शहर तबाह हो गया। नवाब साहब सोचते हैं कि दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ये सब कुछ हुआ है। फिर वो कहता है टोमोई, जिस पर टोमोई थोड़ी डरती हुई कहती है कि क्या हुआ नवाब साहब। नवाब साहब कहते हैं कि तुम्हारे और मियो के मुकाबले की वजह से वो शहर तबाह हो गया, ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि तुम उसकी रैंक से नाखुश थी। टोमोई कहते हैं कि रैंक से असली ताकत का पता नहीं चलता, आप खुद को ही देख लीजिए। जिस पर नवाब साहब उसे देखते और कहते हैं योद्धा का सफर, जिस पर वो कहती है योद्धा का सफर। नवाब साहब कहते हैं कि पुराने जमाने में योद्धा अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए सफर पे जाया करते थे, मुश्किल। जिस पर टोमोई कहती है योद्धा का सफर, उसके बाद तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। फिर तो नवाब साहब और मियो मेरी तारीफें करेंगे। वो कहती है कि मैं अभी योद्धा के सफर पे निकलूंगी, और फिर वहाँ से चली जाती है। मियो ये देखकर सोचती है कि अब नवाब साहब अकेले हो गए हैं, रुको जरा, नवाब साहब मेरे साथ हो गए, मतलब मैं और नवाब साहब अकेले। लेकिन तभी उसकी इच्छा पे पानी फिर जाता है, क्योंकि बाकी के भ्रमणकर्ता भी उनके साथ हो लेते हैं। मियो का दुखड़ा मुखड़ा देखकर सारे भ्रमणकर्ता उनसे डर रहे होते हैं। तभी रिनॉन कहती है कि मियो दीदी, मैं जानती हूँ कि आप उनसे मोहब्बत करती है, आप दोनों के बीच आने के लिए माफी चाहते हैं। लेकिन तभी मियो कहते हैं ऐसी तो कोई बात नहीं है, आखिरकार ये लड़की समझ गई। जिस पर रिनॉन कहते हैं इन्हें तो छुपाना भी नहीं आता। हम देखते हैं कि बास के साइज की मधुमक्खियों ने उनका रास्ता रोक लिया होता है। नवाब साहब मियो से कहते हैं कि मियो उन्हें दूर भगा दो, जिस पर मियो पंखा चलाती है नीचे उतर के, और वो सारी मधुमक्खियां वहीं पर ढेर हो जाती है। मियो की ताकत देखकर सारे भ्रमणकर्ता की आंखें और मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो कहते हैं कि इतनी ताकत। तभी मियो और भी ज्यादा शर्माने लगती है, और नवाब साहब सोचते हैं कि इससे पढ़ना कितना आसान है। फिर नवाब साहब कहते हैं कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, जिस पर ताऊ कहती है कि हम उन्हें इकट्ठा नहीं करेंगे। जिसके ऊपर नवाब साहब कहते हैं कि मुझे लगा कि शहर थोड़ा दूर है, हमें यहाँ पर सामान इकट्ठा करने रहे तो देर हो जाएगी। जिस पर ताऊ नवाब साहब को अपनी मनमोहक आंखों से मनमोहाने लगती है, लेकिन नवाब साहब किसी और चीज के सामने घुटने टेकते हैं, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता दोस्तों। वो कहते हैं ठीक है, चलो कुछ सामान इकट्ठा करते हैं। जिस पर मियो और रिनॉन उन्हें देखने लगती है। नवाब साहब बहाना करते हैं कि मैं तो बस ये देखना चाहता था कि चीजें इकट्ठा कैसे होती है। हम देखते हैं कि रिनॉन किसी माहिर कसाई की तरह उनकी आंखें निकाल देती है और कहती है कि कितनी ताज़ा है। जिसके ऊपर नवाब साहब ये सोचते हैं कि हासिगाव का चेहरा पहने किसी लड़की को ये करते देखना बहुत ज़्यादा दुखद है। फिर हम देखते हैं कि गाड़ी अपने सफ़र की तरफ बढ़ रही होती है। रात को डेरा जमाया जाता है, फिर सुबह दूसरे जानवरों से लड़ा जाता है, और फिर गाड़ी फिर से अपने सफ़र की तरफ चल देती है। हम देखते हैं कि उन्हें शीजो शहर की दीवारें दिखने लगती है। वो कहते हैं अब थोड़ा ही सफ़र बाकी है, लेकिन तभी बीच में फिर से मधुमक्खी आ जाती है। ताऊ उन्हें रूबी आइस बुलाती है और कहती है कि ये तो बहुत दुर्लभ राक्षस है, इन्हें खत्म करना होगा। नवाब साहब कहते हैं कि ठीक है, जाओ उन्हें जाकर खत्म कर दो। जिस पर सारे भ्रमणकर्ता डर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, वो हमें मार देगी। तभी नवाब साहब कहते हैं ठीक है मियो, तुम जाओ। जिस पर मियो थोड़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है ठीक है। तभी टावर बाकी के भ्रमणकर्ता कहते हैं कि उनके सर को नुकसान ना पहुंचाना, और ना ही उनके पंखों को, और तो उनके डंक को भी। जिस पर मियो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि मैं नहीं जाने वाली, नवाब साहब आप जाइए। जिस पर नवाब साहब कहते हैं क्या? मियो कहती है हमेशा ऐसा ही होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ और मुझे बस यहाँ पर सारी चीजों को खत्म करने के लिए ही लाया गया है। जिस पर नवाब साहब उसकी दलील को समझते हुए तीर कमान लेकर खुद ही मैदान में उतर आते हैं। नवाब साहब कहते हैं कि उनका कमजोर हिस्सा कौन सा है? जिस पर टोहा कहते हैं उनका पेट का हिस्सा। तभी दूसरी भ्रमणकर्ता कहती है ये तो लेवल 1 पर है ना? जिस पर वो कहती है कि हमें उन पे भरोसा है। जिस पर नवाब साहब खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि टोहा मैं तुम्हारी उम्मीदों पे पूरा। लेकिन तभी वो कहती है कि कुछ हुआ तो मियो उनकी मदद के लिए तैयार रहेगी। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। हम देखते हैं कि एक के बाद एक रूबिया इस पर नवाब साहब निशाने लगाते जाती है और वो नीचे गिरती जाती है, और भ्रमणकर्ता इस बात को देख रहे होते हैं हैरानी से। एक भ्रमणकर्ता कहती है कि कहीं ये तीर कमान जादुई तो नहीं? जिस पर वो कहता है कि नहीं, ये एकदम आम है। तभी टोहा कहती है कि छोड़ो इन्हें, चलो वहाँ पर जाकर सामान इकट्ठा करे। जिस पर नवाब साहब सोचते हैं कि इन्हें तो मेरी जरा भी चिंता नहीं है। टोहा के हाथ में रूबिया इसकी आंखें होती है और वो कहती है कि हो गया। जिस पर नवाब साहब सोचते हैं कि मुझे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। वो पूछते हैं कि सामान इकट्ठा कर लिया? जिस पर वो कहते हैं कि हाँ, हम 12 रूबिया इसकी आंखें निकालने में सक्षम रहे।
है। हम देखते हैं कि वो सीजे शहर पहुंच जाते हैं, वो रजिस्ट्रेशन भी करवा लेते हैं। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आपका लेवल है 1 रैंक ए, जिसके ऊपर नवाब साहब सोचते हैं फिर वो मक्खियाँ दुर्लभ कैसे हुई। मियो कहते हैं कि मुझे भी रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि मत कराओ रजिस्ट्रेशन, वरना तो मेरे को बुरा लगेगा और सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा। फिर नवाब साहब मिशन को देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ तो सारे स्पेशल रैंक के मिशन है, ऐसे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तभी उन्हें एक स्पेशल मिशन दिखता है। वो कहते हैं इसे मैं ले सकता हूँ, रैबरेट ट्रेडिंग कंपनी से जरूरत है रूबी आइस की। फिर वो कहते हैं कि क्या टाइमिंग है। ताऊ कहते हैं कि सफर से हमारा लेवल बढ़ गया, जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि बहुत अच्छे, चलो बंटवारा करते हैं। ताऊ कहती है आपको 12 रूबी आइस की आंखें चाहिए और हर चीज में से एक चीज, बस इतना ही सामान चाहिए आपको। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि हाँ, और मुझे माफ करना कि मैंने सबसे कीमती चीज ली। जिस पर ताऊ कहती है कि कैसी बात कर रहे हैं आप, ही ने तो इन्हें मारा था। नवाब साहब कहते हैं कि अलविदा, लेकिन उन लोगों का मूड उतर जाता है। जिस पर नवाब साहब सोचते हैं कि हमने ये सफर साथ किया है, इस वजह से जुदाई पे सब लोग मायूस हो गए हैं। जिस पर वो कहते हैं कि चलो जाकर कहीं खाना खाते हैं। ताऊ कहते हैं कि अच्छी जगह मिलने पे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कार्ड कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। तभी हमें नवाब साहब कहते हैं कि ये कार्ड बहुत काम की चीज़ है, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा हाई टेक है। वैसे तो लेवल के हिसाब से हर किसी का कार्ड अलग है, लेकिन उनके अंदर सुविधाएं एक जैसी है। आप एक दूसरे को मैसेज कर सकते हो, तो इसमें शहर का नक्शा भी है। इसके अलावा कुछ और मालूमात इससे मिल जाती है, और इसमें पैसे देकर आप कुछ और सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। आपको ये सब कुछ मिलता है रजिस्ट्रेशन फीस और गिल्ड का सालाना खर्च देकर। हम देखते हैं कि खाने की जगह टेप आ जाती है और नवाब साहब वहाँ पर चले जाते हैं। तभी वो जगह को देखकर दंग रह जाते हैं। वो कहते हैं कसाई खाना क्या जगह चुनी है। तभी वो अंदर हाजिर होते हैं और देखते हैं कि हर जगह पे मांस बिखरा पड़ा होता है, सब लोग मजा ले रहे होते हैं गोश्त का। नवाब साहब का भी ये सब देखकर नोश फरमाने का जी चाह जाता है, और तभी उनके सामने मांगा मीट ला के रख दिया जाता है। जिस पर वो कहते हैं कि मांगा मीट हर किसी का ये खाने का सपना है, कहीं ऐसा ना हो कि ये देखने में लाजवाब लेकिन खाने में घास फूस जैसा हो। तभी वो उसको चबाने लगते हैं और कहते हैं ये तो कमाल का है, और फिर रोते रोते उसे खाने लगते हैं। तो कहते हैं कि ये तो सच में रो रहे हैं। जिस पर दूसरी भ्रमणकर्ता कहती है कि अजीब बात है, ये तो हर जगह पे मिल जाता है। नवाब साहब कहते हैं कि तीखी नजरों से तीर चलाने वाली लड़की का नाम लुइसा है, वो एक एल्फ है जो कि लेस्कनर है, और इसका मतलब मुझे नहीं पता। लुइसा कहते हैं कि आप बिल्कुल अलग है, आप में मुझे जज्बात दिखाई नहीं दे रहे, ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई खाली चीज हो। जिस पर वो कहता है कि मैं और एक चीज। लुइसा कहते हैं कि आपकी तीरंदाजी का तरीका भी अलग है। जिस पर नवाब साहब सोचते हैं कि ये समझाना बहुत मुश्किल है। तभी एक बंदा दारू पी के पीछे से कहता है कोज़ोनोहा, तुम रूबी आइस के हथियार बनाने वाले हो क्या, और ये कहकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। मियो उसे LGBTQ का मेंबर समझने लगती है और सोचती है कि इसने इसे हाथ क्यों रखा है। नवाब साहब कहते हैं कि हासिल तुम तो एक आर्कमी मास्टर हो ना। जिसके ऊपर वो कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत हो तो मेरे पास जरूर आना। तभी वहाँ पर एक बोनी आ जाती है और कहती है कि तुम लोग पी नहीं रहे हो। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि ये भी यहाँ आ गई। वो कहते हैं कि चलो एक एक हाथ हो जाए। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि अभी। फिर वो 50 आजमाइश शुरू कर देते हैं। नवाब साहब कहते हैं कि वैसे तो ड्रॉप्स बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन वो एक झटके में उसे हरा देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ऐसे पहले किसी ने कभी नहीं हराया, सच में दुनिया बहुत बड़ी है। तभी मियो वहाँ पर और मांगा मीट ले आती है। वो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तभी वो उसे देखता और कहता है कि ये सारा तुम अकेली खाने वाली हो। जिस पर वो कहती है हाँ। ताऊ कहते हैं कि ये खाना सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। जिस पर नवाब साहब सोचते हैं कि ये एक डार्क थीफ है, सच में ये सुनने में बहुत अजीब है। तभी ताऊ उन्हें ठहर के देखने लगती है। नवाब साहब सोचते हैं कि अभी कुछ कुची पुच्ची होने वाला है क्या, लेकिन तभी वो कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि नहीं। वो कहते हैं कि आपने रेमरिन कंपनी का काम लिया है। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि हाँ, कोई मुश्किल है क्या। जिस पर वो कहते हैं कि असल में उनके बारे में अफवाहें फैली हुई है। वो और मियो सुनसान सड़क से होटल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो मियो से कहता है कि तुम अकेली ही होटल जा सकती हो। जिस पर मियो कहती है आप कहीं जा रहे हैं। जिस पर वो कहता है कि हाँ, मैं गाड़ी जा रहा हूँ सामान लेने के लिए, मैंने कुछ अफवाहें सुनी है। जिस पर मियो कहते हैं कैसी अफवाह है। नवाब साहब कहते हैं कि ताऊ ने होटल में मुझे ये बात बताई थी कि जो भी उनका काम लेता है उनके यहाँ से चीजें चोरी हो जाती है। तो मैं कहती है समझ गई। फिर वो कहती है कि मैं कपड़े बदल के आपका इंतजार करूंगी। जिस पर वो कहते हैं कि सही कहा, फिर हमें बस सोना है। तभी मियो सोचती है कि आज तो मैं भी नहीं आने वाली और हमें बस एक कमरा मिला है, इसका मतलब आज तो कुछ ही पुची होगा। मियो कहती है इस कमरे में 2 बिस्तर है, लेकिन किसी तरह से एक बिस्तर टूट जाए तो। लेकिन तभी वहाँ पर नवाब साहब आ जाते हो। कहते हैं कि मियो तुम अभी भी जाग रही हो। जिस पर वो कहती है हाँ। फिर वो कहते हैं कि असल में मैं कीमती चीजें ही लेकर आया हूँ। जिस पर मियो कहती है कि हाँ बिल्कुल। तभी नवाब साहब कहते हैं आज तो सच में बहुत थकन हो गई, सबसे पहले हम हमारी दुनिया में जाएंगे, देखेंगे कि वहाँ पर क्या चल रहा है। जिस पर मियो इधर उधर देखने लगती है और शर्माने लगती है। तभी नवाब साहब बातों बातों में अपने कपड़े उतार देते हैं और मियो बेचारी एकदम शर्मो हया के आंगन में लुप्त हो जाती है। और तभी नवाब साहब कहते हैं कि चलो मियो गुड नाइट, और ये कहकर अकेले ही सो जाते हैं। जिस पर मियो उन्हें देखती रह जाती है। मियो बेचारी सोचती है कि ये क्या हुआ, मुझे इस बिस्तर को पहले ही तोड़ देना
करना चाहिए था। हम देखते हैं कि नवाब साहब अपनी दुनिया में आते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार मैं भी ढूंढ के दरवाजे बनाना सीख ही गया। तभी वहाँ पर एमा और टोमी के जिगर का टुकड़ा आती है और वो उससे चिपक जाती है, जो कि मियो को देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी एमा कहती है कि आप कैसे हैं, जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो। जिसके ऊपर एमा कहती है कि आप कैसे बात कर रहे हैं। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि असल में मुझे वहाँ पर ऐसे ही बात करनी पड़ती है, मैं वहाँ पर एक ट्रेडिंग कंपनी खोलने वाला हूँ। जिस पर एमा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप वहाँ पर ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे बात नहीं कर सकते। आपको अपने ओहदे का मान ख्याल रखना चाहिए। अगर आप ऐसे बात करेंगे तो प्रजा पे हमारा क्या असर पड़ेगा। जिस पर नवाब साहब सोचते हैं कि इसने तो दिल पर ले ली। वो कहते हैं मैं ध्यान रखूंगा। तभी एमा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर वो कड़क होकर कहता है कि मैं ध्यान रखूंगा। तभी एमा कहती है कि ठीक है, जिसके ऊपर वो सोचता है कि ये कितनी बदल चुकी है। एमा नवाब साहब को कंट्री ब्रीफिंग देने लगती है। वो कहती है कि एल के पहाड़ों पे रहेगी और मिस लिसट और ऑक्स उनकी मदद कर रहे हैं। फिलहाल बॉने निर्माण और मरम्मत का काम करेंगे, साथ ही साथ वो आपके जहाज के हथियार भी बनाएंगे। मिस लिसट मैदान साफ कर गाँव की रखवाली का काम करेंगे और सबने अपना काम बखूबी अंजाम दे दिया है। तभी टोमी के जिगर का टुकड़ा कहती है कि सबसे अहम बात, ऑक्स आपका घर बना रहे हैं। जिस पर वो कहता है इतना बड़ा घर, क्या तुम महल बना रही हो। एमा कहती है कि कोई घबराने की बात नहीं है, हम यहाँ पर ये काम जी जान से कर रहे हैं। जिसके ऊपर नवाब साहब सोचते हैं लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा और लोग भी। एमा कहती है कि फिक्र ना करें, हम सारा काम आपकी यादों के हिसाब से ही कर रहे हैं। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि मेरी यादों के हिसाब से। मियो कहते हैं कि नवाब साहब की यादें। हाँ, नवाब साहब कहते हैं कि मेरी यादें तो टोमी ने इकट्ठा की थी अपने देखने के लिए। फिर वो एमा से पूछता है कि तुम्हारी उससे बात हुई। जिस पर एमा कहते हैं कि नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई। फिर वो फ्रैगमेंट से बात करता है कि तुम्हारी उससे बात हुई। जिस पर फ्रैगमेंट थोड़ी है फेफे हो जाती है और कहती है कि असल में मेरी बात असल में पूरी नहीं हुई। तभी बूढ़े बोने चिल्लाकर उनके पास दौड़ के आ जाते हैं। जिस पर नवाब साहब हैरान परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि आप दौड़ कैसे रहे, आपकी छड़ी कहाँ है। फिर वो कहते हैं कि मैंने अपने चलने दौड़ने के लिए ये जूते बनाए हैं, अपना सारा काम बच्चों पर तो नहीं छोड़ सकता ना। जिस पर नवाब साहब सोचते हैं कि बूढ़े होने के बाद भी बोना तो बोना ही रहता है। बूढ़े बोने का बूढ़ा बोना कहता है कि सबसे जरूरी बात, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो उन्हें अपनी वर्कशॉप में लेकर आते हैं और कहते हैं लेदर का कवच, स्केल का कवच और मेटल का कवच, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। जिसके ऊपर नवाब साहब कहते हैं कि असल में मुझे नहीं चाहिए। जिस पर वो बोने बेचारे मायूस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया, नवाब साहब को ये पसंद क्यों नहीं आया। तभी नवाब साहब सोचते हैं कि असल में मुझे कोई हल्की सी जैकेट चाहिए। वो वहाँ पर एक लिबास को देखता और कहता है कि ये एकदम परफेक्ट है, आपने ये कवच भी बनाया है। जिस पर बूढ़े बोने कहते हैं कि ये रुगई ने बनाया है। जिस पर नवाब साहब कहते हैं रुगई वही ना जिन्होंने। तभी रुगई उनके सामने आ जाता है और कहता है कि मुझे ऐसा ही लगा था। अंगूठियों की मांग करने वाली नवाब साहब की पसंद अलग है। ये कवच आपकी शक्ति को शोक लेता है और इतना शोक लेता है कि मरते ही आपकी मौत भी। लेकिन तभी वो देखता है कि नवाब साहब ने वो पहन लिया होता है। नवाब साहब कहते हैं कि ये तो सच में बहुत तेजी से शक्तियों को शोक रहा है। बूढ़ा बोना कहता है कि ये शारीरिक और जादुई दोनों हमलों से आपकी रक्षा करेगा। आप समझ रहे हैं, उस लाल कपड़े को देखिए। जिस पर वो कहता है कि हाँ देख रहा हूँ। अपना ध्यान लगाइए और ये सोचिए कि वो कपड़ा बाहर की तरफ है। जिस पर वो ये सोचने लगता है, सोचता है कि इसका मतलब, तभी लाल रंग बाहर आ जाता है और वो कहता है कि ये तो डबल साइड है। जिस पर बूढ़ा बोना कहता है कि लाल का मतलब है कि ये आपको बहुत ज्यादा तेज कर देगा। नवाब साहब कहते हैं कि ऐसा क्या, मैं ट्राई करके देखना चाहूंगा। और तभी वो फुर्ती से वहां से चले जाते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ। फिर नवाब साहब कहते हैं कि ये तो सच में कमाल का है, इसने तो मुझे बहुत तेज कर दिया। लेकिन तभी वो तबाह भी हो जाता है। बूढ़ा बोना कहता है कि इसकी जादुई शक्ति शोकने की ताकत खत्म हो गई। नवाब साहब कहते हैं कि आप मेरे लिए कोई ऐसा सूट बनाएंगे जो देर तक चले। बूढ़े बोने कहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा बनाऊंगा जो आपको तुरंत ही मार दे। जिस पर वो सोचता है कि ये हर बात दिल पर क्यों ले लेते हैं। नवाब साहब अचानक से कहते हैं क्या। तभी एक के कहते हैं कि मैं हूँ हरुना और दूसरी कहते हैं मैं हूँ अकीना। तीसरा कहता है मैं हूँ हुकुटो और चौथा कहता है मैं हूँ मिनाटो। नवाब साहब कहते हैं कि ये सब हल्के है। जिस पर मियो कहते हैं कि हाँ, मैंने इन्हें रूप बदलने की ट्रेनिंग दी है, फिलहाल ये ज्यादा देर तक ये नहीं कर सकते। फिर वो जहरीले पौधों का टोकरा सामने धर देते और कहते हैं कि आप इन्हें जानते हैं। जिस पर वो कहता है कि ये तो जहरीले है, तुम इन्हें अपने हाथों से छू कर लाए। जिस पर वो कहता है कि हाँ, और मेरे हाथ भी जल गए। जिस पर नवाब साहब कहते हैं कि तुम्हें दस्ताने पहनने चाहिए थे। नवाब साहब सोचते हैं कि डमी प्लेन में उगने वाली चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसका एक निवाला भी हमें मार सकता है। तभी हम देखते हैं कि मियो उसे खा लेती है और कहती है कि बेहद तीखे और स्वादिष्ट। हम देखते हैं कि नवाब साहब उस क्लाइंट से अकेले ही मिलने के लिए चले जाते हैं क्योंकि टोमी हाजिर नहीं है और मियो को बहुत भूख लगती रहती है। नवाब साहब कहते हैं कि मैं सारे सामान के साथ वहाँ पर हिफाजत से पहुँच गया, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। कंपनी मालिक कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो बहुत गलत है और हमारे बीच अब बात करने लायक कुछ भी नहीं है। नवाब साहब सोचते हैं कि ये एडवेंचर सोचा था उससे ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदाफिज, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।